नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9:15 रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। भोपाल के ट्विशा मर्डर केस में द्विशा के पति समर्थ की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया। लखनऊ के मलिहाबाद में पासी समुदाय के कुछ लोगों ने एक मस्जिद और कब्रिस्तान को पासी समुदाय के राजा कंस पासी का किला होने का दावा किया, जिसके बाद इस मुद्दे पर हंगामा मच गया। पुलवामा आतंकी हमले के मास्टरमाइंड बताए जाने वाले आतंकी हमजा बुरहान की पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक अज्ञात हमलावर ने गोली मारकर हत्या कर दी। और भीषण गर्मी की मार झेल रहे उत्तर भारत के लिए मौसम विभाग ने आशंका जताई कि अगले 7 दिन तक तापमान 45 डिग्री के पार बना रहेगा। 2019 में हुए पुलवामा आतंकी हमले के मास्टरमाइंड बताए जा रहे आतंकी हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी, उसकी हत्या कर दी। खबरें बता रही हैं पीओके के मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाईं, जिससे उसकी मौत हो गई। वहां के AIMS नाम के एक कॉलेज के बाहर ही गोलीबारी हुई। 2022 में हमजा बुरहान को आतंकी घोषित किया था भारत ने, क्योंकि उसने जम्मू कश्मीर में सिर्फ पुलवामा ही नहीं बल्कि दूसरे कई बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दिया था। यह भारत का इल्जाम है। उसके हाथ बेकसूर लोगों के खून से रंगे थे। खबरों के मुताबिक अज्ञात हमलावरों ने हमजा बुरहान पर उस वक्त हमला किया जब वो मुजफ्फराबाद में AIMS एम्स नाम के कॉलेज के बाहर मौजूद था। जिस जगह उसे गोली मारी गई वहां खून फैला दिखाई दिया। पुलिस वाले उस जगह को घेर कर खड़े नजर आए। सुरक्षा एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक हमजा बुरहान का असली नाम अर्जुमन गुलजार डार था। उसे डॉक्टर के नाम से भी जाना जाता था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के रत्नीपुरा इलाके का रहने वाला था वो, और आतंकी संगठन अल बद्र से जुड़ा हुआ था। करीब 7 साल पहले वो पाकिस्तान गया था। वहां पर उसकी मुलाकात अल बद्र से जुड़े कुछ लोगों से हुई। हमजा बुरहान उसी समय उस आतंकी संगठन में शामिल हो गया था। बाद में वो इसका ऑपरेशनल कमांडर तक बना दिया गया था। सुरक्षा एजेंसियों ने बताया कि हमजा पाकिस्तान में बैठकर जम्मू कश्मीर में आतंकियों की भर्ती, फंडिंग, हथियारों की सप्लाई का नेटवर्क चला रहा था। जम्मू कश्मीर के युवाओं को आतंकी संगठन में शामिल होने के लिए उकसा रहा था। भारतीय सेना के खिलाफ उन्हें भड़काता था, कभी पैसों का लालच देकर, कभी किसी और तरीके से। सुरक्षा एजेंसियों ने उसे लंबे समय से मोस्ट वांटेड लिस्ट में रखा हुआ था। गृह मंत्रालय ने 2022 में उसे आधिकारिक रूप से आतंकवादी घोषित किया था। उस पर UAPA के तहत केस किए गए। देश के खिलाफ आतंकवाद, अलगाववाद या देश विरोधी गतिविधियों के लिए यह सख्त धारा लगाई जाती है। सुरक्षा एजेंसियों ने बताया कि हमजा बुरहान पाकिस्तान में पलने वाले खतरनाक आतंकियों अबू दुजाना, अबू कासिम, बुरहान वानी और जाकिर मूसा का करीबी था। यहां तक कि उसे 2019 के पुलवामा आतंकी हमले का मास्टरमाइंड भी माना गया। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में CRPF के काफिले पर आत्मघाती आतंकी हमला हुआ था। जबरदस्त धमाका हुआ था। 2 बसों के परखचे उड़ गए थे। 40 जवान शहीद हो गए थे। उधर यूपी के प्रयागराज में एक लॉज के मालिक के बेटे पर 2 छात्राओं से मारपीट करने का आरोप लगा। बता रहे हैं कई छात्राएं उस लॉज में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रही थी। उनमें एक छात्रा ने आरोप लगाया कि 18 मई की रात लॉज के मालिक का बेटा शुभम लगातार उसे फोन कर रहा था। जब उसने फोन नहीं उठाया तो वो उसके कमरे के बाहर आकर खड़ा हो गया, दरवाजा पीटने लगा, लेकिन उस छात्रा ने दरवाजा नहीं खोला, जिससे शुभम को गुस्सा आ गया। उसने कमरा बाहर से बंद कर दिया। अंदर छात्रा डर गई। उसने बगल वाले कमरे में रह रही लड़की को फोन किया और अपने कमरे में बुला लिया। बताया गया वो लड़की अपनी बहन के साथ रहती थी। जब शुभम को पता चला कि वो लड़की उस छात्रा के कमरे में आ गई तो उसने उसकी बहन को फोन करना शुरू कर दिया। जब उसने भी फोन नहीं उठाया तो शुभम ने उसका कमरा भी बाहर से बंद कर दिया। सभी छात्राओं ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उनकी आवाज सुनकर शुभम की मां वहां आ गई। उनके कहने पर शुभम ने दोनों कमरों के दरवाजे खोले और छात्राओं से मारपीट करनी शुरू कर दी। बेरहमी से उन्हें थप्पड़ मारता दिखा। दोनों छात्राओं के बाल पकड़ लिए, उन्हें घसीटने लग गया। इस दौरान शुभम की मां ने बीच बचाव करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। छात्राओं को बेरहमी से मारता रहा।
लात घूंसे बरसाता रहा, थप्पड़ मारता रहा। दोनों छात्राएं और शुभम की मां तीनों मिलकर उसे रोक रही थीं, लेकिन शुभम के सिर पर जैसे खून सवार था। कोई भी उस पर काबू नहीं कर पाया। लगातार उन छात्राओं को वो पीटता रहा। काफी देर तक वहां हंगामा चलता रहा। पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने फिर पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस पहुंची और लड़के को गिरफ्तार कर लिया। उनमें एक छात्रा ने आरोप लगाया कि वो लड़का पहले भी उसके कमरे में घुसने की कोशिश कर चुका है। उसके मुताबिक वो पिछले 10 दिन से लगातार उसे फोन कर रहा था, गंदे गंदे मैसेज भेज रहा था। छात्रा ने शिकायत की तो पुलिस ने आरोपी शुभम के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। हालांकि बाद में उसे जमानत मिल गई। इधर यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुराने झगड़े को लेकर एक लड़के को गोली मार दी गई। दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक लड़के की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि वेदपुरा गांव में बाइक से आए हमलावरों ने लड़के को गोली मारी और फरार हो गए। हत्या के पीछे पुरानी रंजिश को वजह बताया गया। पंजाब के बठिंडा में रेलवे ट्रैक और कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से सनसनी मच गई। पुलिस के मुताबिक धमकी ईमेल के जरिए दी गई। बम निरोधक दस्ते और पुलिस ने उन स्कूलों को खाली करवाकर सर्च ऑपरेशन चलाया। हालांकि जांच के बाद कोई संदिग्ध चीज बरामद नहीं हुई। राजस्थान एटीएस ने जोधपुर में अवैध तरीके से विस्फोटक बनाने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। वहां ओसियां इलाके में चल रही उस फैक्ट्री से बड़े पैमाने पर विस्फोटक जब्त किया गया। 7 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तमिलनाडु में विजय सरकार की कैबिनेट में कांग्रेस समेत दूसरे दलों को भी जगह दे दी गई। कैबिनेट विस्तार में 23 नए मंत्रियों ने शपथ ली, जिनमें 2 कांग्रेस के शामिल रहे। इसके साथ ही तमिलनाडु की सरकार में करीब 59 साल बाद कांग्रेस की एंट्री हुई। आईयूएमएल यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और वीसीके के भी एक विधायक ने मंत्री पद की शपथ ली। उधर लखनऊ में एक ट्रेन के अंदर शव के टुकड़े मिले, हड़कंप मच गया। ट्रेन में एक बक्सा और 2 बैग मिले, उनमें शव के टुकड़े पड़े हुए थे। उन्हें देखकर लोगों की रूह कांप गई। जांच हुई, पता चला वो शव एक लड़की का था, माफ कीजिए। लड़की की उम्र करीब 13 साल बताई गई। पुलिस ने आरोपियों को ढूंढने के लिए सीसीटीवी वीडियो खंगालने शुरू किए। ट्रेन बिहार के छपरा से लखनऊ आ रही थी। छपरा से लेकर लखनऊ तक हर रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। पुलिस ने बताया छानबीन के दौरान एक सीसीटीवी कैमरे के वीडियो उसके हाथ लगा, जिसमें 3 लोग उस बक्से और बैग को ट्रेन में रखते नजर आए। तो तुरंत उन आरोपियों की पहचान की पुलिस ने, उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की। और पूछताछ में पुलिस कह रही है पता चला कि उस लड़की की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके पिता ने की थी। लड़की के पिता ने ही शव के टुकड़े किए थे, उन्हें बक्से और बैग में भरकर ट्रेन में रख दिया था। पुलिस के मुताबिक 13 साल की वो लड़की दूसरे समुदाय के एक लड़के से बात करती थी। लड़की मुस्लिम समुदाय की थी, लड़का हिंदू समुदाय का। दावा किया गया पिता ने कई बार उसे बातचीत करने से मना किया, उसे रोका, लेकिन वो नहीं मानी। इसी वजह से उन्होंने अपनी बेटी की हत्या कर दी, पुलिस कह रही है। उसके शव के फिर टुकड़े कर दिए। उसको हिरासत में लिया गया और उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि यह शव उसकी पुत्री का था और उसके द्वारा ही उक्त घटना की गई है। पुलिस कह रही है हत्या में पिता के साथ उनके 2 रिश्तेदार भी शामिल थे। उन लोगों ने मिलकर उस लड़की के शव के 6 टुकड़े किए। सिर गांव के ही एक तालाब में फेंक दिया, धड़ को एक बक्से में रख दिया, हाथ पैरों को अलग अलग बैग में रख दिया। इसके बाद बक्से और बैग को गोमती नगर एक्सप्रेस ट्रेन के एक स्लीपर कोच में रख दिया। जांच के दौरान उन्हें आरोपियों का एक वीडियो मिला पुलिस को। उसमें वो आरोपी बक्से को ट्रेन में रखते दिखाई दिए और उस वीडियो के आधार पर ही हत्या की पूरी गुत्थी सुलझी। छानबीन के दौरान एक फुटेज ऐसा प्राप्त हुआ जिसमें एक स्टेशन पर एक महिला और 2 पुरुष बॉक्स और बैग रखते हुए दिखाई पड़े। पुलिस के मुताबिक आरोपी पिता की 2 और बेटियां थीं। उन दोनों बेटियों ने हिंदू समुदाय के लड़कों से शादी की थी। इसकी वजह से वो पहले ही काफी गुस्से में थे और जब तीसरी बेटी के बारे में उन्हें पता चला कि वो भी एक हिंदू समुदाय के लड़के से बात कर रही है तो उन्होंने गुस्से में आकर उसे मार डाला। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। इधर बिहार के बेगूसराय में एक व्यक्ति ने अपनी उस बेटी का श्राद्ध कर दिया जो जिंदा है। उनकी मौत नहीं हुई है। जानकारी के मुताबिक 26 साल की उजाला नाम की वो महिला
1 महीने पहले अपनी मर्जी से उन्होंने शादी कर ली थी दूसरी जाति के लड़के से। उजाला के परिवार वाले शादी के लिए तैयार नहीं थे। इसके बाद उजाला ने मंदिर में शादी कर ली थी और अपने ससुराल चली गई और शादी के करीब 1 महीने बाद उजाला के परिवार ने उनका श्राद्ध कर दिया। उजाला के पिता, उनके भाई, परिवार वाले पूजा पाठ करते दिखाई दिए, उजाला की फोटो रखकर, माला चढ़ाकर फोटो पर। शादी से नाराज परिवार वालों ने जिंदा बेटी का श्राद्ध कर दिया और मरा हुआ मान लिया। सारे रिश्ते तोड़ दिए। उजाला ने आरोप लगाया कि श्राद्ध करने के बाद उनके पिता और चाचा फिर उनके ससुराल आए लाठियां लेकर। दोनों ने घर में मौजूद महिलाओं के साथ मारपीट की, उनके गहने छीन लिए और जान से मारने की धमकी देकर वहां से चले गए, लड़की ने आरोप लगाया। उनके मुताबिक मारपीट की वजह से उनकी सास बुरी तरह घायल हो गई, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। इसके बाद उन्होंने अपने पति के साथ एक वीडियो शेयर किया, अपने परिवार वालों पर कई आरोप लगाए। मेरे घर वाले, मेरे ससुराल पे कोई केस या दबाव डालेंगे, उसके जिम्मेदार मेरे माँ और मेरे पापा और मेरे चाचा जिम्मेदार। फिर उजाला लिखित शिकायत लेकर पुलिस थाने पहुंच गई। अपने पिता और चाचा के खिलाफ मारपीट का आरोप लगाया, उनके खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। सौभाग्य की एक बात यह कि एक हैं तो सेफ हैं के नारे चुनावों में तो याद दिला दिए जाते हैं, लेकिन बाकी टाइम तो जातिवाद चल ही रहा है। अब बेगूसराय में एक परिवार ने अपनी बेटी का श्राद्ध कर दिया, जिंदा बेटी का। आरोप यह कि इसलिए किया क्योंकि उसने उनकी मर्जी के बिना दूसरी जाति में शादी कर ली थी। फिर कहते हैं जाति का भेद नहीं रखते। बेटी दूसरी जाति में शादी कर ले तो श्राद्ध कर रहे हो, तो और क्या कर रहे हो? लड़की नाबालिग तो है नहीं, 26 साल की है। तो घर की महिला तो बस कहने को देवी है, वैसे तो प्रॉपर्टी ही समझी जा रही है ज्यादातर जगह कि दूसरी जाति में कैसे चली गई। अरे उसकी मर्जी, वो आपकी मिल्कियत थोड़ी है। बस दूसरे धर्म के खिलाफ होना हो तभी जाति भूल जानी है क्या? उसके बाद सब आपस में ये ऊंच नीच का पापड़ा खेलते रहेंगे। घर में तो एक रह नहीं सकते तो बाहर क्या सेफ रहेंगे? 100 बात की एक बात। उधर पश्चिम बंगाल में सभी मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में वंदे मातरम गाना जरूरी कर दिया। नए आदेश के मुताबिक मदरसों में क्लास शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। सरकार पहले ही सभी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना के दौरान इसे जरूरी कर चुकी है। सीएम शुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में सीएए लागू करने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि आने वाले कुछ दिनों में घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पकड़े गए लोगों को बीएसएफ को सौंपा जाएगा और उन्हें बांग्लादेश डिपोर्ट किया जाएगा। शुवेंदु अधिकारी ने इसे डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट मिशन का हिस्सा बताया। पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ के हत्याकांड में पुलिस ने कोर्ट को जानकारी दी कि उसने एक गलत आदमी को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस के मुताबिक यूपी के अयोध्या से जिस राज सिंह को पकड़ा गया था वो गलत पहचान के कारण गिरफ्तार हुए थे, जबकि आरोपी यूपी के मुजफ्फरनगर का राजकुमार सिंह है। बाद में कोर्ट ने राज सिंह को रिहा कर दिया। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य की सभी यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में ड्रेस कोड अनिवार्य करने की तैयारी तेज कर दी। इस नियम के लागू होने के बाद कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को भी तय की गई ड्रेस में आना होगा। इधर लखनऊ के मलिहाबाद में एक मस्जिद और कब्रिस्तान को लेकर नया विवाद छिड़ गया। पासी समुदाय के कुछ लोगों ने दावा किया कि कसमंडी इलाके में मौजूद कब्रिस्तान वाली जगह पर पहले पासी समुदाय के राजा कंस पासी का किला था। वहां शिव का मंदिर था, वहां पूजा पाठ हुआ करता था। बाद में वहां कब्जा हो गया, कब्रिस्तान बन गया, मस्जिद बन गई, नमाज पढ़ी जाने लगी। पासी समुदाय के कुछ लोगों ने दावा किया कि उनके पास कई दस्तावेज हैं जिनमें महाराजा कंस पासी के किले का जिक्र है। पासी समुदाय के इन लोगों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मामले का संज्ञान लेने और कब्जा हटवाने की मांग की, जबकि मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सुफियान निजामी ने इसे बेवजह का विवाद बताया और राजनीति से प्रेरित बताया। लेकिन मलिहाबाद में पासी समुदाय के कुछ लोग कसमंडी इलाके में मौजूद कब्रिस्तान पहुंच गए। उन्होंने वहां नारेबाजी की और कब्जा हटवाने की मांग की। लाखन आर्मी
नाम के समुदाय के संगठन के नेता सूरज पासवान ने दावा किया कि जिस जगह पर मुस्लिम समुदाय ने कब्जा करके कब्रिस्तान और मस्जिद बनवाई वो उनके पूर्वजों की है। राजपासी राजा कंस के ऐतिहासिक और हिंदू मंदिर के बगल में अब लोग अपना कब्रिस्तान बताएंगे और अपना धार्मिक क्षेत्र बताएंगे, ये बड़ी चिंता का विषय है। और बहुत सारी आपको हम दिखाएंगे कि अवैध सीमेंटेड मजारें भी बना दी गई हैं। पासी समुदाय के इस संगठन ने दावा किया कि उनके पूर्वज महाराजा कंस पासी के किले को तोड़ा गया। किले के अंदर भगवान शिव का मंदिर था, उसे भी तहस नहस कर दिया गया। और इस संगठन के लोगों ने पुराने दस्तावेजों का हवाला देते हुए बताया कि महाराजा कंस पासी अवध क्षेत्र के राजा थे। लखनऊ के आसपास के इलाके में साल 980 से 1031 तक उन्होंने शासन किया था। दावा है पासी समाज का कि जो मेरे पीछे आप ये देख पा रहे हैं, यहाँ पहले 10वीं से 11वीं शताब्दी तक यहाँ पर हुआ करता था महाराजा कंस का किला, जो कि अब तब्दील हो गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मस्जिद में। प्रदर्शन के लिए पहुंचे इन लोगों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस मामले में दखल देने और कब्जा हटवाने की मांग की। चाहता हूं कि शासन प्रशासन संज्ञान ले और उन सभी अराजक तत्वों के ऊपर कार्रवाई करे। जो मंदिर थे उनको मंदिर में पुनः तब्दील किया जाए। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सुफियान निजामी ने इस विवाद के पीछे राजनीतिक साजिश की बात कही। पासी समाज के लोगों की मांग नहीं है और न वहाँ के मकामी लोगों का कोई इस तरीके का इसमें अमल दखल है। ये एक पॉलिटिकल भीड़ है जो अपने पॉलिटिकल एजेंडे को स्थापित करने के लिए जगह जगह पर मस्जिदों को मंदिर बनाने की कोशिश कर रही है। विवाद बढ़ने और मामले के तूल पकड़ने के बाद पुलिस ने कसमंडी इलाके में मौजूद कब्रिस्तान की सुरक्षा बढ़ा दी। इधर बिहार के मधेपुरा में एक युवक अपनी मोटरसाइकिल समेत खुले नाले में गिर गया। जान उसकी बाल बाल बची, लेकिन गंभीर चोटें लगी। बाइक को भी नुकसान पहुंचा। सुनसान जगह पर नहीं हुआ, मधेपुरा के सबसे व्यस्त इलाके में हुआ। बड़ी बड़ी दुकानें आसपास, देर रात तक चहल पहल रहती है वहां। लेकिन उसी सड़क के किनारे बने नाले को प्रशासन ने खुला छोड़ रखा था। बड़े हिस्से पर स्लैब ही नहीं था। लोगों ने बताया वो युवक दवा लेने के लिए वहां पहुंचा था। सड़क के किनारे अचानक उसकी बाइक का संतुलन बिगड़ा और वो सीधा जाकर नाले में गिर गया, मोटरसाइकिल समेत। नाले में वो भी डूब गया, उसकी बाइक भी डूब गई। गनीमत यह रही कि हादसा होते ही आसपास के लोग मदद के लिए आ गए और तुरंत युवक को सहारा दिया, बाहर निकलने में मदद की, उसकी बाइक को भी निकालने में मदद की। नाला पूरी तरह कचरे से भरा हुआ था, गंदगी का अंबार लगा था। जिस जगह वो युवक गिरा उसी जगह पर सरिया भी निकला हुआ था नाले से, बेहद खतरनाक तरीके से। वो युवक उससे बाल बाल बचा। अगर बाइक उस तरफ गिरी होती तो उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती थी। लोगों के मुताबिक नाला कई दिन से खुला है, कई बार शिकायत करने के बावजूद उसे ढका नहीं गया। 1 महीना हो गया है, वो भी मंदिर के सामने गड्ढा छोड़ दिया। अभी एक बाइक वाला उसमें गिर गया है। काफी देर तक लोगों ने मेहनत की, तब जाकर उसकी मोटरसाइकिल बाहर निकल पाई। सौभाग्य की एक बात यह कि नाले खुले छोड़ने पर जब तक कोई सजा नहीं होगी, सब जगह यह होता ही रहेगा। इतने हादसे हो चुके, किसी अधिकारी को कोई डर हो ऐसा तो कहीं लगता ही नहीं। अभी तो बारिशें भी शुरू नहीं हुई। मधेपुरा में मोटरसाइकिल गिर गई आदमी समेत खुले नाले में, और फिर लोग कह रहे हैं कई बार शिकायत की थी फिर भी खुला पड़ा था। पहली बात तो यह कि शिकायत करनी ही क्यों पड़ती? दिखता नहीं क्या वहां के अधिकारियों को कि उनके इलाके में नाला खुला है और लोगों को खतरा है? कोई तो अधिकारी होगा ना उस इलाके का। पब्लिक का तो जुलूस निकाल देते हैं कि कानून अब बड़ा सख्त हो गया है। पब्लिक के मकानों पर बुलडोजर चला देते हैं कि कानून अब बड़ा सख्त हो गया है। लेकिन जहां अधिकारी की बात हो तो यह सख्ती पिलपिली क्यों हो जाती है? उसी नाले में भेजो ना अधिकारी को जिस नाले में पब्लिक गिर जाती है जब खुला छोड़ दिया जाता है तो। फिर देखो वो कैसे लगता है नाले पर ढक्कन। 100 बात की एक बात। उधर बिहार में सुधा डेयरी ने भी दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए। अमूल और मदर डेयरी के बाद बिहार में सुधा डेयरी ने दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर इजाफा करने का फैसला किया। बढ़ी हुई कीमतें जल्द ही पूरे राज्य में लागू कर दी जाएंगी। शराबबंदी वाले राज्य बिहार की राजधानी पटना में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की टीम ने एक घर में छापेमारी की और वहां से भारी मात्रा में शराब जब्त की। टीम के मुताबिक जब्त की गई शराब की कीमत 7 लाख रुपए से ज्यादा बताई गई। छापेमारी किदवाईपुरी डाकघर के सामने
एक स्टोरेज पॉइंट में किया गया है, जिसमें कुल 70 कार्टून विदेशी शराब बरामद किया गया है। दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में कार में बैठे 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया गया कार सवार लोग गाजियाबाद से मेरठ जा रहे थे। उत्तर प्रदेश के गोंडा में अपनी सास के अंतिम संस्कार में शामिल होने आए दामाद पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक वो नदी में डुबकी लगा रहे थे, तभी मगरमच्छ उन्हें खींचकर पानी के अंदर ले गया। उधर भोपाल में एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा केस में परिवार वालों ने आरोप लगाया कि मौत के बाद ट्विशा की सास ने मायके वालों को इसकी जानकारी नहीं दी थी। वो रसूखदार लोगों को फोन लगाती रही, पहले बड़े बड़े लोगों को पहले फोन लगाती रही, उनसे बात करती रही। ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह की कॉल डिटेल का हवाला दिया परिवार ने, कई नंबर दिखाए और आशंका जताई ये मौत के बाद खुद को बचाने की कोशिश हो सकती है। वो खुद भी जज रह चुकी हैं, कई प्रभावशाली लोगों से संपर्क है उनके, जजों से संपर्क है उनके, पुलिस के बड़े अधिकारियों से संपर्क है उनके। वो उनकी मदद ले रही थी, परिवार वालों का आरोप है। तो पुलिस ने भरोसा दिया कि वो निष्पक्ष जांच करेगी, लेकिन ट्विशा के परिवार वालों ने एक बार फिर मांग की कि केस की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए। पुलिस की जांच पर उन्हें भरोसा नहीं है। परिवार वाले कह रहे हैं 12 मई को ट्विशा की मौत के बाद गिरिबाला सिंह ने कई नंबरों पर फोन किए थे। उनकी कॉल डिटेल के हवाले से दावा किया कि ट्विशा की सास ने एक के बाद एक कई लोगों से संपर्क किया था, उनमें तो कुछ जज भी थे। सभी से काफी देर तक उन्होंने बात की, लेकिन एक बार भी परिवार वालों को खबर नहीं की। उन्हें बहुत देर बाद इसकी जानकारी मिली थी। घर वालों के मुताबिक घटना के बाद गिरिबाला सिंह और ट्विशा के पति समर्थ सिंह अपने आप को बचाने में की कोशिश में जुटे थे, इसलिए वो कई लोगों से बात कर रहे थे, उनसे सलाह ले रहे थे। उन्होंने कॉल डिटेल की जांच कराने की मांग की। जिन लोगों से बात हुई उस दिन उनसे पूछताछ करने की मांग की, ताकि पता चल सके कि उस दिन क्या बात हो रही थी। पुलिस ने भरोसा दिया परिवार वालों की सभी आशंकाएं दूर की जाएंगी। हमारा इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ रहा है और जो आप नंबर्स की बात बता रहे हैं उस पर तो मैं कमेंट्स नहीं करना चाहता, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होगी उस चीज़ की जांच की जाएगी। भोपाल पुलिस के मुताबिक जल्द ही ट्विशा शर्मा की सास गिरिबाला सिंह से भी पूछताछ की जाएगी। उन्हें नोटिस भेजा जा चुका है। ट्विशा की सास भी इस केस में समर्थ सिंह के साथ आरोपी हैं। हालांकि उन्हें अग्रिम जमानत मिल चुकी है, जबकि समर्थ सिंह को अग्रिम जमानत रद्द हो चुकी है। वो घटना के बाद से ही फरार हैं। केस की जांच एसआईटी की टीम एसआईटी कर रही है, उनकी तलाश में जुटी है। समर्थ सिंह को निचली अदालत से राहत नहीं मिल पाई थी, तो उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी और अग्रिम जमानत दिए जाने की अपील की, लेकिन ट्विशा के परिवार वालों ने इसका विरोध किया। उनके मुताबिक गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह दोनों ट्विशा को टॉर्चर करते थे, उनके चरित्र पर सवाल उठाते थे, कई तरह के सवाल पूछते थे, तरह तरह के आरोप लगाते थे। परिवार वालों ने गिरिबाला सिंह का एक ऑडियो टेप सुनाया। हालांकि न्यूज़ 18 इस टेप की पुष्टि नहीं करता। यह परिवार वालों ने दावा किया है कि इस ऑडियो टेप में गिरिबाला सिंह और ट्विशा के भाई हर्षित शर्मा के बीच बातचीत हुई थी। हर्षित शर्मा सेना में मेजर रैंक के अधिकारी हैं। वो अपनी बहन को लेकर चिंतित हैं। वो चिंतित थे, वो चाहते थे कि सारा विवाद जल्द खत्म हो जाए। वो गिरिबाला सिंह से बात कर रहे थे। तो परिवार वाले कह रहे हैं भाई से हुई बातचीत में भी गिरिबाला सिंह ने ट्विशा पर गंभीर आरोप लगाए थे। इस पर हर्षित शर्मा ने विरोध भी जताया था। Please tell me you find it otherwise. Do you think it's a valid question to ask a बहू if she is going to hook up with other men? But जिस तरीके से कॉन्वर्सेशन हो रहा है, शादी के पहले बात हुई थी क्या? No, she has not told. She has not told. Who has not told you that? No, she has not told. She has not told us. परिवार वालों ने आरोप लगाया इन बातों से ट्विशा बेहद तनाव में थी। उनकी शादी पिछले साल दिसंबर में ही हुई थी। 6 महीने के अंदर ही उनकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। एक लड़की की मानसिकता के लिए ये सब चीजें कितनी दुखदाई है। मतलब आप सोचो ना, मेंटली वो लड़की क्या करेगी। उसकी सास उसे वो क्वेश्चन पूछ रही है कि तुम मतलब वो अब मुझे लगता है वो बोलने में भी शर्म आ रही है। वो ट्विशा के घर वालों ने ससुराल वालों पर मानसिक प्रताड़ना करने का आरोप लगाया, दहेज का आरोप लगाया, हत्या की आशंका जताई। हालांकि उनके ससुराल वालों के मुताबिक ट्विशा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। वो तो उन्हें बचाने के लिए अस्पताल भी लेकर गए थे, लेकिन उनकी जान नहीं बच पाई थी। बाद में ससुराल वालों ने यह आरोप भी लगाया था
कि ट्विशा को ड्रग्स लेने की लत थी और ड्रग्स के बिना वो नहीं रह पाती थी। लेकिन परिवार वालों ने दावा किया कि केस को भटकाने के लिए ड्रग्स की बात कही गई, जबकि सच यह है कि ससुराल में ट्विशा के साथ मारपीट की जाती थी, उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता था। ट्विशा के पिता ने आरोप लगाया हो सकता है मारपीट की वजह से ही ट्विशा की मौत हुई हो और उसके बाद उनके शव को ससुराल वालों ने फांसी के फंदे पर लटका दिया हो ताकि मामला खुदकुशी का लगे। ये मारपीट हुई है लड़की के साथ में, एक मारपीट है, गहरे निशान है उसके मारपीट के, उसके जो गले पर निशान आए हैं वो ये प्रूव करते हैं, आईज का है, बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स। परिवार कह रहा है जब तक शव का दोबारा पोस्टमार्टम नहीं हो जाता तब तक वो ट्विशा का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। वो पहले ही मांग कर चुके हैं इस बार पोस्टमार्टम भोपाल एम्स में ना हो, दिल्ली एम्स में किया जाए, क्योंकि ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह की बहन भोपाल एम्स में बड़ी अधिकारी हैं। उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करवाया था, गलत रिपोर्ट बनवाई। हालांकि एक रोज पहले भोपाल की कोर्ट ने परिवार वालों की यह मांग खारिज कर दी थी। दोबारा पोस्टमार्टम करवाए जाने की अपील कोर्ट ने नामंजूर कर दी थी, लेकिन कोर्ट ने यह आदेश भी दिया था कि ट्विशा के शव को -80 डिग्री सेल्सियस वाली जगह पर रखा जाए ताकि शव की हालत खराब ना हो। घटना को 9 दिन बीत चुके, शव को अब भी भोपाल एम्स में रखा गया है। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस किसी ऐसे संस्थान की तलाश कर रही है जहां शव को इतने कम तापमान में रखने की व्यवस्था हो, क्योंकि वहां के अस्पताल में ऐसी सुविधा नहीं है। ट्विशा का परिवार इसे लेकर भी ससुराल वालों पर आरोप लगा चुका है। उसके मुताबिक वो लोग चाहते हैं कि जल्द ही शव का अंतिम संस्कार हो जाए ताकि जांच में कोई सबूत न मिल सके, दोबारा पोस्टमार्टम से उनकी मुश्किलें न बढ़े। उन्होंने इस सिलसिले में एक रोज पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात भी की थी, उनसे अपील की थी कि केस सीबीआई को सौंप दिया जाए। उधर मध्य प्रदेश के दमोह में पुलिस ने 3 फर्जी डॉक्टरों को गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपियों के पास MBBS की फर्जी डिग्री मिली और मेडिकल काउंसिल से फर्जी रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया था और तीनों को नौकरी भी मिल गई थी। पिछले 1 साल से तीनों अस्पताल में नौकरी कर रहे थे, यानी पिछले 1 साल से वो तीनों फर्जी डिग्री के सहारे मरीजों का इलाज कर रहे थे, दवाइयां दे रहे थे। लेकिन पुलिस ने उनका भंडाफोड़ कर दिया। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कह रही है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत इन तीनों को संजीवनी क्लिनिक में नौकरी मिली थी। 2 आरोपी दमोह के संजीवनी क्लिनिक में काम कर रहे थे, 1 आरोपी जबलपुर के संजीवनी क्लिनिक में नौकरी कर रहे थे। पुलिस कह रही है पूछताछ में इन तीनों ने अपने कुछ और साथियों के नाम लिए हैं जिन्होंने इन तीनों को फर्जी डिग्री दिलवाने में मदद की थी। कुछ लोगों का इन्होंने नाम बताया किसने इनको फर्जी MBBS डिग्री और फर्जी मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रेशन बनवाने के लिए मदद की, तो इनका भी नाम इसमें आई है। उनको भी हम लोगों ने गिरफ्तार करने के लिए, उनको भी पकड़ने के लिए हम लोगों ने टीम को रवाना की। पुलिस को शक है इन तीनों का नेटवर्क पूरे राज्य में फैला हुआ है। इन तीनों के अलावा और भी कई लोग हैं जो MBBS की फर्जी डिग्री लेकर अस्पतालों में काम कर रहे हैं। पुलिस ने ऐसे लोगों की तलाश शुरू कर दी। वहीं दमोह के कलेक्टर ने स्वास्थ्य अधिकारियों से एक रिपोर्ट मांगी, संजीवनी अस्पतालों में काम करने वाले हर एक डॉक्टर की जानकारी मांगी, साथ ही उनके दस्तावेजों की जांच करने के भी आदेश दिए। 100 बात की एक बात यह कि नकली दवाएं तो पकड़ी जाती रहती हैं, अब डॉक्टर ही नकली पकड़े जा रहे हैं। ये दमोह में 3 डॉक्टर पकड़े गए हैं, 2 दमोह में, 1 जबलपुर में, जो डॉक्टर ही नहीं है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की योजना संजीवनी क्लिनिक में नौकरी कर रहे थे, डिग्री फर्जी, मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन फर्जी, तो ये नौकरी कैसे मिल गई? यहां पब्लिक को अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकालने हो तो 36 बार तो आधार लिंक करवाते हो कि भाई सबकी सुरक्षा के लिए सब कुछ डिजिटल कर रहे हैं, और डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन फर्जी डिग्री पर हो जाता है। कोई सिस्टम नहीं है क्या चेक करने का कि डिग्री जो दी जा रही है वो असली है या नकली है? जो डिग्री वो दिखा रहे हैं, किसी कॉलेज की डिग्री दिखाते होंगे ना कि यहां से डॉक्टरी पढ़ी थी, तो वो आधार लिंक नहीं रखा आपने, पता नहीं करते कॉलेज से कि ऐसा कोई यहां से डॉक्टरी पास भी करके गया या नहीं। नौकरी भी मिल गई इनको और कह रहे हैं 3 पकड़े गए हैं, अभी इनके और भी कई साथी हो सकते हैं। ये विभागों के जो अधिकारी हैं ना, उनके परिवार वालों का इलाज इन डिग्री वालों से करवाओ तो अपने आप सब चेक करने लग जाएंगे। एक वो हैं जिन पर आरोप है कि वो नीट का पेपर ही खरीद लेते हैं और मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लेते हैं, और उन पर सवा शेर ये लोग हैं जो सीधा डिग्री ही नकली छापकर डॉक्टर बन गए हैं।
जो 7-7, 8-8 साल, 14-14, 16-16 घंटे पढ़कर डॉक्टर बन रहे हैं वो बेवकूफ हैं क्या? अगर नीम हकीम भी नौकरी पा रहे हैं तो बंद कर दो सारे विभाग और इन अधिकारियों का इलाज भी इन्हीं से करवा लो। 100 बात की एक बात। इधर यूपी के गाजियाबाद में एक शॉपिंग मॉल में एक हिस्से में आग लग गई। दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद के एक मॉल में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। पूरे फ्लोर पर धुआं फैल गया। गनीमत यह रही कि जिस वक्त आग लगी तभी वहां भीड़ नहीं थी। दमकल विभाग की टीम ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। दिल्ली के सिरसपुर इलाके में कागज के एक गोदाम में भयंकर आग लग गई। दमकल विभाग की गाड़ियों ने कई घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के ठाणे में एक सब्जी मंडी में भीषण आग लग गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग झुलस गए। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई गई। उधर जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक नीट पेपर लीक के आरोपियों ने छात्रों से ब्लैंक चेक रखवाए थे। असली दस्तावेज रखवा लिए थे उनके गारंटी के तौर पर। छात्रों से ब्लैंक चेक लिखवा लिए थे। मार्कशीट और सर्टिफिकेट जैसे अहम दस्तावेज उनके रखवा लिए थे। वही दस्तावेज रखवा लिए थे जिनकी मदद से आगे की पढ़ाई के लिए छात्र कॉलेजों में दाखिला लेते हैं, ताकि बाद में पेमेंट करें तब वो आगे के उनको डॉक्यूमेंट मिलें। किसी भी संस्थान में दाखिला लेते हैं तो वो दस्तावेज देने पड़ेंगे। सूत्र कह रहे हैं आरोपियों ने छात्रों को 5 से 50 लाख रुपए में पेपर बेचा था। किसी को 5 में, किसी को 10 में, किसी को 50 में। 50 लाख। लेकिन परीक्षा से पहले छात्रों ने तय किए गए पूरे पैसे चुकाने से इनकार कर दिया था कि बाद में देंगे। कुछ पैसे एडवांस दिए थे, टोकन मनी। जांच एजेंसियों के सूत्र कह रहे हैं डील हुई थी कि काम पूरा होने पर पूरे पैसे चुकाए जाएंगे। जब आंसर की आएगी, ये पक्का हो जाएगा कि पेपर क्वेश्चन बैंक से ही सवाल से ही आए हैं, तभी बाकी के पैसे देंगे। तो आरोपियों को डर था कहीं उनके पैसे डूब ना जाएं, तो उन्होंने छात्रों से ब्लैंक चेक और उनके असली दस्तावेज रखवा लिए। यानी पुख्ता प्लान तैयार किया था आरोपियों ने। परीक्षा के बाद पेपर खरीदने वाले छात्रों से वसूली शुरू कर दी थी। नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया। जयपुर में कांग्रेस के नेता सड़कों पर उतर आए, कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। उन्होंने पैदल मार्च निकाला, जमकर हंगामा किया, नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं के हाथों में पोस्टर नजर आए, अलग अलग तख्तियां नजर आईं। कांग्रेस का विरोध मार्च चल रहा है और एक तरफ दूसरी तरफ तस्वीर देखिए कि पुलिस का भारी सुरक्षा इंतजाम किया गया। सारी सड़कें इस वक्त आप देखिए कि यहाँ पर सील की गई है। आगे की तरफ ये बीजेपी कार्यालय की तरफ जो मार्च आगे बढ़ रहा है, यहाँ पर फोर्स का भारी जाब्ता है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की, उन्हें हटाने की कोशिश की तो धक्का मुक्की हो गई, फिर पानी की बौछार कर दी। अपने मंत्री हैं, उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान को, जिनका फोटो इनके साथ आया है। और राजस्थान की सरकार को, भारत सरकार को माफी मांगनी चाहिए, स्वीकार करना चाहिए पेपर लीक हुआ है। जयपुर के साथ ही बेंगलुरु में भी प्रदर्शन किया गया। नीट पेपर लीक मामले को लेकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। वहां यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा, नारे लगाए, सड़कें जैम कर दी, पोस्टर लेकर सड़क पर चलते दिखाई दिए, तख्तियां लेकर चलते नजर आए। इधर दिल्ली के बाटला हाउस इलाके में एक हिंदू लड़की के गैंगरेप और धर्मांतरण के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। 23 साल की वो लड़की दलित समुदाय की बताई गई। उसने जामिया नगर थाने में शिकायत दर्ज करवाई कि फहीम नाम के एक हथियार तस्कर ने अपने साथियों के साथ उसका कई बार गैंगरेप किया और बाद में जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया, प्रताड़ित किया, टॉर्चर किया। उसके ऊपर खून और जानवरों का मांस फेंका जाता था, ऐसा लड़की ने पुलिस को बताया। जो एफआईआर दर्ज करवाई उसके मुताबिक आरोपी फहीम से उसकी दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए हुई 2021 में, 5 साल पहले। और आरोप है कि फहीम ने अपने नाम और धर्म को लेकर लड़की से झूठ बोला और खुद को हिंदू बताया था, नाम साहिल बताया था। दोनों 1 साल तक सोशल मीडिया पर बातें करते रहे। फिर 2022 में फहीम ने लड़की से शादी का वादा किया और उसे बाटला हाउस बुला लिया था। एफआईआर के मुताबिक उसने वहां लड़की को नशीला पदार्थ देकर उसका रेप किया और फिर वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। मेरठ में जाकर उसने जबरन उसका धर्मांतरण करवाया। धर्मांतरण करवाने के बाद उससे जबरन निकाह किया। आरोप ये भी लगाया गया है कि उस रेप के अलावा उसने अपने साथ कुछ लोग जो थे उसके रिश्तेदारी में, उन्होंने भी उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया है।
आरोपी फहीम यूपी के मेरठ का रहने वाला है। एफआईआर से पता चल रहा है कि उसने पीड़ित का धर्म बदलवाने के लिए उसे खूब डराया था, धमकाया था। यह एफआईआर में, और इसमें एक मौलवी भी शामिल बताया गया। उसको जबरन परेशान किया जाता था, उसके ऊपर मांस के लूथड़े भी और जो ब्लड है ऐसी चीज़ें फेंकी जाती थी, उसको प्रताड़ित किया जाता था ताकि वो मानसिक रूप से पूरा दबाव में रहे, और इसीलिए उसका धर्मांतरण किया गया। उसके बाद उसके साथ जबरन शादी की गई। शादी के बाद उसका एक बच्चा भी है। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि आरोपी फहीम ने उसके बच्चे को जान से मारने की धमकी दी थी, इसलिए वो इस नरक को झेलती रही। लेकिन उसे हिम्मत तब मिली जब कुछ महीनों पहले पुलिस ने फहीम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उसकी गिरफ्तारी हथियारों की तस्करी के आरोप में हुई थी। एफआईआर के मुताबिक इसी के बाद लड़की सीधे जामिया नगर थाने पहुंच गई। उसने फहीम समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और जेल में बंद फहीम तो पहले से ही है, उससे पूछताछ की कोशिश तेज कर दी। उधर सरकार ने भ्रामक दावे के साथ ब्यूटी प्रोडक्ट बेचने पर सख्ती कर दी। इंजेक्शन के जरिए हो रहे ब्यूटी ट्रीटमेंट पर सरकार ने सख्ती दिखाई। सरकार ने साफ कर दिया कि किसी भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को इंजेक्शन के रूप में इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी। अगर कोई भी कंपनी या ब्यूटी क्लिनिक इंजेक्शन के जरिए ब्यूटी ट्रीटमेंट का दावा करते हुए पाए गए तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दवाओं की क्वालिटी पर नजर रखने वाले भारत सरकार के संगठन CDSCO की रिपोर्ट में 169 दवाओं के सैंपल गुणवत्ता मानकों पर फेल बताए गए। इनमें 42 सैंपल केंद्रीय लैब और 127 सैंपल राज्यों की लैब में जांच के दौरान खराब पाए गए। जम्मू कश्मीर के पुंछ के बालाकोट में सेना ने ड्रग्स के 2 पैकेट बरामद करने का दावा किया। उसके मुताबिक तलाशी अभियान के दौरान ड्रग्स के अलावा चीन की एक पिस्तौल भी बरामद हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस राम अवतार सिंह पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। आयोग का कार्यकाल 6 महीने का होगा। इधर राजस्थान के नागौर जिले में एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक स्कूटर और एक एम्बुलेंस को टक्कर मार दी। पुलिस ने दावा किया ट्रक पर रेत भरी थी, ओवरलोडेड था। पुलिस को देखकर उसका ड्राइवर घबरा गया तो उसने तेज रफ्तार में ट्रक भगाया और इस चक्कर में उसने एक स्कूटर को टक्कर मार दी और फिर सड़क से गुजर रही एक एम्बुलेंस को भी टक्कर मार दी। लोगों का वहां गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने ट्रक को रोकने की कोशिश की, ड्राइवर को पकड़ने की कोशिश की। तभी एक युवक उसे पकड़ने के लिए ट्रक पर चढ़ गया, लेकिन ड्राइवर तब भी नहीं रुका। वो ट्रक लेकर फरार हो गया। जो युवक ट्रक के ऊपर चढ़ा था वो ऊपर ही लटका रह गया। वो ट्रक के आगे वाले हिस्से को पकड़कर खड़ा रहा। ड्राइवर ने इसके बाद भी ट्रक नहीं रोका, जबकि ट्रक रॉन्ग साइड पर चल रहा था। फिर भी ड्राइवर बेखौफ भागता रहा। उसके आगे एक कार भी चल रही थी, वो ट्रक को रोकने की कोशिश करती दिखी। ट्रक पर खड़ा युवक भी रुकने का इशारा करता रहा, ट्रक के शीशे पर हाथ मारता रहा, लेकिन उसने एक नहीं सुनी। मोटरसाइकिलों और गाड़ियों पर सवार लोग उसे रोकने की कोशिश करते रहे। पुलिस उसे पकड़ने के लिए पीछा करती रही, लेकिन ट्रक के ड्राइवर पर कोई असर ही नहीं हुआ। उन लोगों ने काफी देर तक उस ट्रक का पीछा किया। सड़क से गुजर रहे लोग भी हैरान होकर देखने लग गए। सड़क पर जैम जैसे हालात हो गए। ट्रक की रफ्तार धीमी हो गई। कुछ लोगों ने उसे फिर रोक दिया, उसके सामने खड़े हो गए तो ड्राइवर ने घबराकर ट्रक को पीछे भगाना शुरू कर दिया। उन लोगों ने भी ट्रक पर ईंटें फेंकनी शुरू कर दी। सड़क से पत्थर उठाकर ट्रक पर मारने लग गए। मौका मिलते ही ट्रक का ड्राइवर फिर दोबारा भाग निकला। तेज रफ्तार में ट्रक लेकर फरार हो गया। जानकारी मिली कि उस ट्रक पर खड़ा युवक करीब 15 किलोमीटर तक वैसे ही लटका रहा। सड़कों पर 2 घंटे तक अफरा तफरी मची रही। 4 थानों की पुलिस ट्रक को रोकने में जुट गई। ट्रक के ड्राइवर ने लोगों को करीब 14 गांव के चक्कर लगवा दिए। ट्रक का पीछा करते हुए लोग नागौर जिले से जोधपुर जिले पहुंच गए और ट्रक 70 किलोमीटर तक भागता रहा। हालांकि बाद में दोनों जगहों की पुलिस ने मिलकर उसे दबोच लिया, ट्रक को कब्जे में ले लिया, उसके ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। उधर कर्नाटक के मैसूरू में एक कार सवार ने एक व्यक्ति को अपनी कार के बोनेट पर 800 मीटर तक घसीट दिया। पुलिस ने बताया कार चलाने वाले का नाम गंगा राजू है और जिसे बोनेट पर घसीटा गया उसका नाम धनंजय है।
दोनों के बीच पैसों के लेन देन को लेकर कोई झगड़ा चल रहा था। सब रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर झगड़ा हुआ उसी को लेकर, और पुलिस ने बताया धनंजय ने कुछ लोगों के साथ मिलकर गंगा राजू की कार रोकने की कोशिश की, लेकिन गंगा राजू ने अपनी कार की रफ्तार बढ़ा दी। धनंजय उनकी कार के आगे आ गए तो गंगा राजू ने कार रोकी नहीं, सड़क पर दौड़ा दी। धनंजय कार के बोनट पर लटक गए और उसे कसकर पकड़ लिया। गंगा राजू तेज रफ्तार में कार चलाते रहे, धनंजय बोनट पर लटके रहे। धनंजय के साथ वाले लोग बाइक से कार का पीछा करना उन्होंने शुरू कर दिया, लेकिन कार रफ्तार के साथ सड़कों पर दौड़ती रही। 800 मीटर तक धनंजय कार पर लटके रहे। जिसने भी देखा दंग रह गया। कुछ लोगों ने कार रोकने की कोशिश की, लेकिन गंगा राजू कार दौड़ाते रहे। 800 मीटर दूर जाने के बाद उन्होंने कार रोकी तो धनंजय बोनट से नीचे आ सके। मामला पुलिस तक पहुंच गया। दोनों पक्षों ने केस दर्ज कराया। धनंजय ने आरोप लगाया कि उधार दिए गए पैसों को मांगने पर गंगा राजू ने उन्हें कार से कुचलने की कोशिश की, जबकि गंगा राजू ने भी धनंजय और उनके साथियों पर हमला करने और धमकी देने का आरोप लगाया। इधर बेंगलुरु एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का एक विमान हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गया। दिल्ली से बेंगलुरु जा रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट की लैंडिंग के दौरान हादसा होने से टल गया। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर उतरते समय विमान का पिछला हिस्सा अचानक रनवे से टकरा गया, जिससे कुछ समय के लिए यात्रियों की सांसें अटक गईं। हालांकि इसके बाद विमान ने सुरक्षित लैंडिंग कर ली। दिल्ली में एयरपोर्ट पर इबोला वायरस को लेकर हेल्थ एडवाइजरी जारी की गई। ये एडवाइजरी कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान जैसे प्रभावित देशों से भारत आ रहे यात्रियों के लिए जारी की गई। तेज बुखार, कमजोरी, सिरदर्द, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण दिखने पर तुरंत एयरपोर्ट हेल्थ ऑफिसर को सूचना देने के लिए कहा गया। इबोला वायरस के खतरे को देखते हुए भारत अफ्रीका फोरम सम्मेलन टाल दिया गया। ये सम्मेलन 28 से 31 मई को दिल्ली में होना था। इसमें अफ्रीकी देशों के कई बड़े नेता आने वाले थे। उधर उत्तराखंड के हरिद्वार में गंग नहर में बिरयानी फेंकने के आरोपों पर हंगामा हो गया। कुछ लोगों ने मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों पर आरोप लगाया कि उन्होंने वहां चिकन बिरयानी फेंक दी। इस पर लोग भड़क गए। उन्होंने दोनों युवकों से पूछताछ की, उन्हें खूब सुनाया। कुछ और लोग वहां जुट गए। हंगामा बढ़ गया। एक युवक ने भागने की कोशिश की। तभी वहां खड़े एक व्यक्ति ने उसका वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। हालांकि वो युवक मोटरसाइकिल पर बैठकर आगे बढ़ गया, लेकिन उसके साथ आया दूसरा युवक वहीं खड़ा रहा। उसके पास एक नीला ड्रम दिखा, उसके अंदर खाना लगा नजर आया। वीडियो बना रहे व्यक्ति ने दावा किया कि उसमें चिकन बिरयानी थी। युवक ने बिरयानी गंगा में फेंक दी, यह आरोप लगाया। इस पर वहां मौजूद दूसरे लोग भड़क गए। दोनों भाई अभी अभी इन्होंने यहाँ गंगा जी में बिरयानी के चावल डाले हैं। ये चावल यहाँ पड़े हुए भी देख सकते हैं आप। लोग उस युवक से लगातार पूछते रहे कि उस ड्रम में क्या था, लेकिन वो चुपचाप खड़ा रहा। कुछ लोगों ने आरोप लगाया, मना करने के बाद भी उसने गंगा नदी में खाना फेंका, बिरयानी फेंकी। गंगा जी में साइड में डाल बिरयानी के चावल डाल ले, ऐसे ही चला जाएगा। रोकने पर भी इन्होंने टप जो है यहाँ पलट दिया पूरा बिरयानी का। हरिद्वार के ज्वालापुर इलाके में हुआ। थोड़ी देर बाद वीडियो बना रहे व्यक्ति ने युवक को धक्का दिया। वो लड़खड़ा गया, उसने हाथ जोड़ लिए, फिर वहां से आगे बढ़ने लग गया। चल भाई बिरयानी डाल रहा गंगा बिरयानी डाल रहा। वो कहता रहा कि इसमें दाल चावल थे। तो फिर साधु संतों का गुस्सा भड़क गया जब ये बिरयानी वाले आरोप लगे। कुछ संतों ने उन युवकों पर आरोप लगाया कि उन्होंने जानबूझकर गंगा में बिरयानी डाली। नॉनवेज की बनी सामग्री मां गंगा में डालकर एक प्रकार से ये हिंदू धर्म को अपवित्र करने की एक साजिश है। लोगों ने प्रशासन से जांच की मांग की, साथ ही आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की अपील की। इधर छत्तीसगढ़ के रायपुर में एयरपोर्ट पर फॉल्स सीलिंग का एक हिस्सा गिर गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एयरपोर्ट पर फॉल्स सीलिंग गिरने से एक कर्मचारी घायल हो गया। वो कर्मचारी वहां काम कर रहा था, तभी फॉल्स सीलिंग गिर गई और वो उसकी चपेट में आ गया। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी एक कार को जोरदार टक्कर मार दी। उसका ड्राइवर ट्रक को पीछे कर रहा था, तभी उसने उस कार को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद वो ट्रक सड़क के बीच डिवाइडर से टकरा गया।
मध्य प्रदेश के पन्ना में एक ड्राइवर बीच सड़क पर ही अपनी गाड़ी में सो गया और इसकी वजह से लंबा जैम लग गया। आरोप लगा वो ड्राइवर नशे में धुत था। पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया और आरोपी ड्राइवर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का भरोसा दिया। मध्य प्रदेश के सतना में जिला अस्पताल से बच्चा चुराने के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। विपिन सोनी नाम का वो आरोपी अस्पताल के वार्ड से थैले में भरकर एक नवजात को उठा ले गया था। इधर दिल्ली में 48 घंटे के अंदर हत्या के 6 मामलों की खबर आने से सनसनी मच गई। 2 मामले डबल मर्डर के बताए गए। कहीं 2 गुप्तों की झड़प हत्या की वजह बनी, कहीं लूटपाट हत्या की वजह बनी। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में एक महिला और उनके 15 साल के बेटे का शव घर के अंदर से मिला। दोनों खून से लथपथ, धारदार हथियार से वार किए गए थे उन पर। तो उनके परिजनों ने बताया कि हमलावरों ने हत्या के बाद घर में रखा लाखों का कैश लूट लिया, गहने लूट लिए और फरार हो गए। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। शारदा नाम की जिस महिला की हत्या की गई, उनके परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया। आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। शारदा के पति तो फपक फपक कर रोते दिखे। उनकी पत्नी का शव घर की रसोई में मिला। पास में ही 15 साल का बच्चा भी खून से सना मिला। दोनों की बेरहमी से हत्या की गई। धारदार हथियार से हमला कर जान ले ली गई। शारदा के पति ने बताया, वारदात रात में करीब 12 बजे के आसपास हुई। वो काम से बाहर गए थे। घर में पत्नी और बेटे के अलावा कोई नहीं था। शारदा के पति जब घर लौटे तो दरवाजे की कुंडी बाहर से बंद थी, वो कह रहे हैं। उन्होंने कुंडी खोली और अंदर गए तो किचन में पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने पत्नी और बेटे का शव दिखा उन्हें और वो कह रहे हैं वो बुरी तरह घबरा गए। उन्होंने जानने वालों को खबर दी, पुलिस को खबर दी। देखते देखते लोगों की भीड़ जमा हो गई। मां बेटे की हत्या की खबर पूरे इलाके में फैल गई। परिजनों ने बताया, हमलावर लूट के इरादे से पहुंचे थे क्योंकि घर में रखा सारा कैश और गहने गायब मिले। सब कुछ ले गए, सब ले गए। 10 लाख रुपए कैश था और उनका जेवर एवर जो गोल्ड की चूड़ी पहने रहती थी वो सब उतार ले गए। पुलिस को शक है शारदा और उनके बेटे ने लूटपाट का विरोध किया होगा, तभी हमलावरों ने उनकी जान ले ली होगी। हालांकि पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन घटना के इतने वक्त बाद भी वो किसी आरोपी को पकड़ नहीं पाई है। दिल्ली में पिछले 48 घंटे के अंदर डबल मर्डर का यह इकलौता मामला नहीं रहा। रोहिणी इलाके में भी डबल मर्डर हुआ। 2 लड़कों की सरेआम चाकू मारकर हत्या कर दी गई। दोनों नाबालिग थे। उनकी हत्या का आरोप जिस लड़के पर लगा वो भी नाबालिग बताया गया। यह घटना रोहिणी के सेक्टर 20 इलाके में हुई। जिन लड़कों की हत्या की गई उनके नाम ध्रुव और जॉनी बताए गए। दोनों स्कूटर पर किसी की तलाश में घूम रहे थे। उनके साथ 2 दोस्त और थे। चारों एक ही स्कूटर पर सवार एक गली में पहुंचे। उन्होंने स्कूटर रोका और वहां से गुजर रहे 2 लड़कों से कुछ पूछा और फिर पास के एक मकान में घुस गए। उस मकान की मालकिन ने आरोप लगाया कि उन लड़कों ने मारपीट की और बदसलूकी की। अचानक से 4-5 बच्चे अंदर घुसे। मेरे बड़े बेटे के बारे में पूछने लगे। हमने बोल दिया वो यहाँ पे नहीं है, तो कह रहे थे नहीं है। तो हम बताते हैं कि कह रहे हैं। उन्होंने सीधे हाथापाई करी और चाकू वाकू निकाल लिए। मेरे छोटे बेटे के ऊपर हमला किया उन्होंने। मकान में घुसे वो लड़के अचानक बाहर निकल आए। एक लड़के ने सड़क से पत्थर उठाकर छत की तरफ मारा। इसके जवाब में ऊपर से भी कोई चीज फेंकी गई। इसके बाद वो लड़के वहां से भाग निकले। इस बीच मकान के अंदर से 4-5 लोग निकले और उन लड़कों के पीछे पड़ गए, उन्हें दौड़ा दिया। बताया गया कि कुछ दूर जाने पर उन्होंने 2 लड़कों को पकड़ लिया, बाकी भाग गए। और आरोप है कि जिन 2 लड़कों को पकड़ा, एक नाबालिग ने उन पर चाकू से हमला कर उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने कुछ घंटों के अंदर ही आरोपी को दबोच लिया। तो दिल्ली के गोविंदपुरी और रोहिणी में डबल मर्डर से दहशत फैली तो वजीराबाद इलाके में भी एक युवक का शव मिला। कोई उसे पहचान न पाए इसलिए आरोपियों ने उसके चेहरे को बुरी तरह कुचल दिया था। 48 घंटे के अंदर दिल्ली में जो 6 मर्डर हुए उनमें एक वेलकम इलाके में हुआ। वहां गोली मारकर एक लड़के की जान ले ली गई। उधर अमेरिका के सैन डिएगो शहर की सबसे बड़ी मस्जिद में भीषण गोलीबारी से दहशत मच गई। मस्जिद में दोपहर के वक्त अचानक कुछ हमलावर दाखिल हुए। उन्होंने वहां गोलियों की बौछार शुरू कर दी। एक के बाद एक गोलियां बरसाते रहे। अंधाधुंध गोलीबारी से मस्जिद में अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद लोग घबरा गए। लोग इधर उधर भागने लगे। कई लोग गोलीबारी की चपेट में आ गए। आशंका जताई गई
कुछ लोगों की गोलीबारी में जान चली गई, कुछ घायल हो गए और गोलीबारी की खबर लगते ही वहां की पुलिस ने उस मस्जिद को चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस ने मस्जिद के बाहर सुरक्षा घेरा बना दिया, मस्जिद के अंदर सुरक्षा घेरा बना दिया, पूरे इलाके की घेरेबंदी कर दी। आसपास बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों की तैनाती कर दी गई। कुछ पुलिसकर्मी मस्जिद के अंदर दाखिल हो गए, कुछ मस्जिद के बाहर तैनात हो गए। पुलिसकर्मी दौड़ते दिखे, भागते दिखे, तलाशी लेते नजर आए। मस्जिद का एक एक कोना छान मारा। पुलिस ने वहां फंसे लोगों को बाहर निकाला, बच्चों को बाहर निकाला। तलाशी अभियान के दौरान मस्जिद के नजदीक सड़कों पर भारी संख्या में पुलिस की गाड़ियां खड़ी नजर आईं। वहां से गुजर रहे लोगों की भी गाड़ियां खड़ी नजर आईं। हर तरफ पुलिस का सख्त पहरा। अमेरिका के मीडिया ने जानकारी दी कि पुलिस की कार्रवाई में 2 संदिग्ध हमलावर मारे गए, लेकिन पुलिस की शुरुआती जांच में हमलावरों की पहचान नहीं हो सकी। गोलीबारी की वजह का भी पता नहीं चल सका। कैलिफोर्निया के सैन डिएगो शहर में यह गोलीबारी की घटना हुई, लेकिन न्यूयॉर्क के इस घटना पर न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने दुख जताया। गोलीबारी को उन्होंने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हिंसा बताया। अमेरिका के मुस्लिम संगठनों ने इस गोलीबारी की निंदा की। उन्होंने पुलिस से हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की। सैन डिएगो शहर में जो ये गोलीबारी हुई, इसके बाद न्यूयॉर्क में मौजूद मस्जिदों की सुरक्षा बढ़ा दी गई। मस्जिदों में पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया। मस्जिदों के आसपास पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया।